Hello friends, this is Rama here and welcome to Rama Learning Platform। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा 8th लेक्चर है जिसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो हमने 7th लेक्चर में सेल के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। क्या होता है सेल? तो बेसिकली अगर हम सेल को डिफाइन करें तो सेल इज डिफाइंड मतलब अ सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ओके, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस। हमने डिस्कस किया था ना कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। सेल, और उसके बाद हमने ये देखा था कि रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म को पहली बार क्वाइन किया था। रॉबर्ट हुक ने पहली बार डेड सेल कॉर्क सेल था जो कि, ठीक है, तो मतलब एक बेसिकली एक प्लांट सेल था, ठीक, एक टाइप का प्लांट सेल था, कॉर्क सेल थी, उनमें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा एंड नेम्ड इट सेल, ओके। तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार 1665 में सेल टर्म को क्वाइन किया था, ठीक। उसके बाद हमने देखा था कि सेल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को इस्टेब्लिश करा था, ठीक। और सेल थ्योरी में भी हमने पढ़ा था उसके बारे में कैसे ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड एवरी बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ओके। और सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, ओके। क्यों कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ? क्योंकि अ सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, ओके, सो हेंस दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, ओके। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, तो सेल को, ओके। और उसके आगे हमने पढ़ा था सेल के प्रकार को, कौन कौन से प्रकार होते हैं। सेल के 2 प्रकार होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोट्स एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोट्स, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल, ओके। अ सेल हैव फॉलोइंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज सेल वॉल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। देखिए सेल वॉल जो कि एनिमल्स में एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। ये केवल और केवल प्लांट सेल एंड सम बैक्टीरियल सेल में ही प्रेजेंट होता है, ओके। तो देखिए यहाँ दे रखा, इन प्लांट सेल देयर इज अ रिजिड सेल वॉल विच इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमेएबल। देखिए प्लांट सेल में एक रिजिड सेल वॉल, रिजिड मतलब कठोर, एक रिजिड सेल वॉल होता है, ठीक है, जो कि नॉन लिविंग होता है और फ्रीली परमिएबल होता है। और ये किसका बना होता है? तो ये सेलुलोज और काइटिन, ओके। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और काइटिन, ओके। अब आप कहेंगे कि सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ इट्स अ टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड, ओके। पॉलीसेक्राइड मतलब अगर हम सिंपल वे में कहें तो सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो ये जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है प्लांट सेल में? तो सेलुलोज का। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सेलुलोज और काइटिन, ओके। तो जो सेल वॉल होता है ये शेप और रिजिडिटी प्रदान करता है सेल को, मतलब सुरक्षा और आकार प्रदान करता है, एक रिजिड शेप प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए हम इसको अभी देखिए इसको हम सिंपल वे में समझे तो जो सेल वॉल होता है मीन्स जो कोशिका भित्ति होता है, ये जो होता है ये आउटर मोस्ट कवरिंग मीन्स कि आउटर मोस्ट कवरिंग या फिर इसको कहें तो दोहरी झिल्ली का काम करता है, ओके। आउटर मोस्ट कवरिंग और दोहरी झिल्ली का अगर मतलब इजी वे एग्जांपल में हम समझे तो मान लीजिए अगर आप मार्केट गए और आप पॉलीथीन, एक पॉलीथीन में आप सामान खरीदने का, एक ही पॉलीथीन में आप सारे सामान ले लिए, तो अगर वो सामान हल्के हैं तो एक पॉलीथीन में काम चल जाएगा, लेकिन अगर वो सामान हैवी है तो आपको दोहरी झिल्ली मीन्स दोहरी पॉलीथीन की आवश्यकता होगी। इसी तरह पेड़ पौधे को दोहरी झिल्ली की आवश्यकता होती है, आउटर कवरिंग की, ठीक है। अगर हम नॉर्मल वे में इसके फंक्शन की बात करें सेल वॉल की, तो जो सेल वॉल होता है कोशिका भित्ति जो होती है ये प्लांट सेल को मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, ओके, और पैथोजोन से बचाती है मीन्स वायरस हो गया, फंगस, नेमाटोड्स, बैक्टीरिया, इन सब से बचाती है, ठीक है। और प्लांट सेल को एक प्रॉपर रिजिड शेप देती है, उनके सेल को सपोर्ट का काम करती है, सुरक्षा का काम और आकार देने का काम, उनके आउटर मोस्ट कवरिंग का काम करती है, ठीक है। तो देखिए और जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ओके।
सो आई होप आप लोग सेल वॉल समझ गए होंगे। देखिए इसमें हम नॉर्मल वे में कहें तो एक जैसे कि बाहरी आवरण ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है सेल वालों के। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये केवल और केवल प्लांट सेल में कवक हो गया, मतलब अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में मीन्स प्लांट सेल में, फिर कवक में बैक्टीरिया, शैवाल और कुछ आर्किया में जैसे कोशिका झिल्ली मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके बगल में स्थित होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए और एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा कि जो प्लांट सेल होता है तो पौधों में, प्लांट्स में कोशिका जो होती है, कोशिका भित्ति मीन्स जो सेल वॉल होता है वो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज के मजबूत तंतुओं से बनी होती है। ओके, सेलुलोज। ओके, ठीक है, और जो मतलब कि जो सेलुलोज होता है वो कपास हो गया, फाइबर और लकड़ी का प्रमुख घटक है। ठीक है, इसका उपयोग जैसे कि कागज उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, जैसे कागज हो गया, नोट हो गया। ठीक है, और जैसा कि हमने बैक्टीरिया में बताया कि सेल वाला बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, जो मतलब बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु कोशिका जो होती है, तो जो जीवाणु कोशिका की जो दीवारें होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन नामक शर्करा और अमीनो एसिड पॉलीमर से बनी होती है। ठीक है, और जो कवक होता है तो कवक की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, उसका जो मुख्य घटक होता है वो होता है चिटिन। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को सेल वॉल समझ में आ गया हो। सो सेकेंड वन इज सेल मेम्ब्रेन। हियर इट्स गिवन सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सेल मेम्ब्रेन है वो पादप मीन्स प्लांट सेल और एनिमल मीन्स जंतु, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, पादप में कौन आ जाएगा, प्लांट्स में कौन आ जाएगा, जो एक जगह खड़े होकर हिलते डुलते हैं ये प्लांट्स में आ जाएंगे, राइट। और एनिमल्स में जो भी चल फिर सकते, जो भी चल फिर सकते, हम भी एनिमल्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पादप और जंतु मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों ही सेल, दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ओके, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हमने अभी ऊपर पढ़ा सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, बट सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। ओके, तो जो देखिए यहाँ पे दे रखा, विच फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल को आउटर कवरिंग देने का कार्य करता है ये सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखिए ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये एक झिल्ली के समान होता है, जैसे एक पॉलिथीन में हम सामान खरीदने जाते हैं तो एक ही पॉलिथीन में हम सारे सामान ले लेते हैं, वैसे ही मतलब कि इसी के अंदर, इसी झिल्ली के अंदर जो सभी के सभी होते हैं, मतलब मान लीजिए चाहे वो माइटोकांड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, कोई भी हो, इसी झिल्ली के अंदर होते हैं। ठीक है, तो कोशिका के सभी अंग जो होते हैं वो इसी झिल्ली में रहते हैं, ये सेल को कवर करता है। ठीक है, और देखिए देखिए यहाँ पे दे रखा, इट इज थिन इलास्टिक लिविंग डबल लेयर परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, थिन होता है, इलास्टिक होता है, लिविंग डबल लेयर एंड परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, और इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स मीन्स, देखिए इसका मुख्य कार्य है इट रेगुलेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ओके, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे कि लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, तो मतलब कि ये इन एंड आउट सेल के इन एंड आउट चलती रहती है। ओके, सो देखिए मतलब कि हम अगर इजी वे में इसे समझे तो देखिए जो मतलब कि मान लीजिए हमारा जो स्किन है ये बाहर के इन्वायरमेंट से हमारे अंदर के इन्वायरमेंट को सेपरेट करती है, वैसे ही ये बाहर के सेल के जो मतलब जो सेल है उसके बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर के सेल के इन्वायरमेंट को सेपरेट रखती है। लेकिन जो मतलब कि जैसे कि मान लीजिए जो सेल के बाहर अंदर के इन्वायरमेंट में बिल्कुल सेपरेट कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ छोटी मोटी चीज़ों को एंट्री देती है जैसे एट अ सर्टेन टाइम। ठीक है, चाहे वो वाटर हो गया, लिपिड्स मीन्स ऑयली सब्सटेंस। ओके, और मतलब आयन हो गया, तो इनके जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो इन एंड आउट चलती रहती है। ठीक है, इनका जो टू मेन टाइप्स होता है ट्रांसपोर्टेशन का, एक्टिव वे में और पैसिव वे में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, और इनको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, सो एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें जो लिपिड होते हैं ना वो प्रोटीन में झूमते रहते हैं। ठीक है, जिसे हम फ्लूइड मोसेइक मॉडल भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम रफली डायग्राम से समझेंगे तो देखिए यहाँ हमने लिपिड ले लिया, छोड़ एक सेकेंड, सी
दिस वन इज सेकेंड लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, ओके, प्रोटीन, यहाँ थोड़ा प्रोटीन, यहाँ कार्बोहाइड्रेट, ओके, ये हो गया लिपिड लेयर, ओके, ये हो गया आपका प्रोटीन और ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसमें जो लिपिड जो प्रेजेंट होते हैं ना, वो जो मतलब इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो लिपिड में झूमते रहते हैं, ओके, लिपिड में, ठीक है। ये आप लोग, इसे हम फ्लूइड मोसेक मॉडल भी कहते हैं, ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया और जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक। और देखिए इसका मुख्य फंक्शन आप लोग याद रखिएगा, इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, इन एंड आउट ऑफ द सेल, कोशिका के इन एंड आउट, ओके। तो जो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उसे मतलब रेगुलेट करता है इन एंड आउट ऑफ द सेल, ओके। सो आप लोग, आई होप आप लोग सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल समझ गए होंगे। देखिए जो सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है, इसका मुख्य डिफरेंस जो होता है ना, जो सेल वॉल होता है वो केवल पौधों में और कुछ कवक में, बैक्टीरिया में, शैवाल में मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो मनुष्यों में, मीन्स ह्यूमन में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में आदि सभी प्रकार की कोशिका में मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर जो सेल वॉल होते हैं वो मतलब प्लांट सेल का सबसे बाहरी भाग है, ठीक है। और जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये एनिमल सेल की सबसे बाहरी आवरण को प्रदान करता है, जो जंतु कोशिका होते हैं उनको सबसे बाहरी आवरण प्रदान करता है, ठीक है। और जो ये सेल वॉल होता है वो मतलब कि पैक्टिन हो गया, चिटिन हो गया, लिग्निन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, चीनी और सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। और जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये एक लिपिड जो बाई लेयर है और मतलब कि लिपोप्रोटीन और जो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो सेल वॉल होता है इसमें एक निश्चित आकार वाली मोटी और कठोर संरचना होती है, मतलब रिजिडिटी, ठीक है। और जो मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये एक पतली होती है, मतलब यहाँ दे भी रखा है, इट इज थिन इलास्टिक लिविंग डबल लेयर परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मतलब कि पतली होती है, नाजुक संरचना होती है, ठीक है। और आवश्यकता अनुसार जो मतलब आकार होता है उसके बदलने में लचीला होता है, ठीक है, लचीलापन होता है, मतलब लचीली होती है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर जो सेल वॉल होता है वो मतलब कि कोशिका को बाहरी वातावरण से बचाता है, ठीक है। और जो मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है ये कोशिका के आंतरिक वातावरण की रक्षा और उसके रख रखाव का कार्य करता है, ठीक है। ये आप लोगों में पारगम्यता हो गया, सिग्नल जो रिसेप्शन हो गया, गतिशीलता हो गया, संचालन हो गया, कोशिका विभाजन, यौन प्रजनन, सब आदि मतलब बहुत सारे जो शामिल है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है मुख्य सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का। आई होप अब आप लोगों को सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब हम थर्ड टॉपिक देखते हैं। सो थर्ड वन इज प्रोटोप्लाज्म, ओके, प्रोटोप्लाज्म। सी द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म। देखिए जो भी मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो पूरी की पूरी सेल होती है, कोशिका होती है, तो उनके बीच जो भरा होता है जिसे मतलब प्रोटोप्लाज्म जो भरा होता है उसके लिक्विड, मतलब कि इसके अंदर एक, मान लीजिए कि एक, देखिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, मतलब सभी के सभी यहाँ हो गए, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि ये सब हिल डुल नहीं पाते, ठीक है। और इन्हीं कलरलेस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, इन्हीं कलरलेस लिक्विड को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे हिंदी में हम जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो जो पूरी की पूरी कोशिका होती है, ठीक है, एक सेकेंड, जो पूरी की पूरी कोशिका होती है तो मतलब कि उनके बीच जो भरा जाता है वो प्रोटोप्लाज्म, एक मतलब कि लिक्विड भर दिया जाता है जिसकी वजह से वो हिल डुल नहीं पाते। अगर मतलब हिलेगा डुलेगा, मान लीजिए कि अगर उसके बीच से हम प्रोटोप्लाज्म को हटाते हैं तो कोशिका का मरना तो फिक्स है, ठीक है। तो इसीलिए लाइफ यानी कि जीवन की भौतिक इकाई को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर हम ऐसे, मान लीजिए कि अगर हम इनको, इनके बीच से, मान लीजिए कि ऐसे इनके बीच ऐसे प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड वे में कलरलेस भरा हुआ है, ठीक है। और अगर हम इनके बीच से ये हटाते हैं तो आपस में टकराएंगे। तो अगर सब आपस में लड़ जाएंगे तो गलती से अगर मान लीजिए लाइसोसोम भटका, जिसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं, तो ये सबको खत्म कर देगा, ठीक है। तो इसलिए प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये लाइफ का, जीवन का
भौतिक इकाई कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इसको बीच से हटाएंगे तो कोशिका का मरना, सेल का मरना तो फिक्स है, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म नेम है ये गिवन बाय पुरकेंजी, ओके। पुरकेंजी के द्वारा 1839 में दिया गया। द नेम प्रोटोप्लाज्म इज गिवन बाय पुरकेंजी इन 1839, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो है ये वेरियस केमिकल सब्सटेंस जैसे कि वाटर हो गया, आयंस हो गया, साल्ट हो गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गया, इन सबसे बना हुआ है, ठीक है। ये सेल का लिविंग पार्ट है, इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल, जैसा कि अभी हमने समझा इसे, ठीक है। और जो प्रोटोप्लाज्म है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए। प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओके। इसको हमने इसको मतलब कि प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। सी, तो जो ये साइटोप्लाज्म होता है, साइटो यहाँ नाम से भी समझ में आ जा रहा है, साइटो, साइटो मीन्स सेल, कोशिका, ठीक है। और प्लाज्म मीन्स द्रव्य, अभी हमने बताया प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ये जो कोशिका द्रव्य होता है, जो सेल होता है, तो सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को छोड़कर जितने भी जो संपूर्ण पदार्थ होते हैं ना उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सभी सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। और जो मतलब कोशिका झिल्ली होती है मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और जो न्यूक्लियस की झिल्ली होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली, उसके बाहर रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर रहता है, ठीक है। और मतलब कि एक रवेदार होता है, जेलीनुमा होता है, ठीक है, मतलब कि पारदर्शी भी होता है और चिपचिपा होता है, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये कोशिका के 70% भाग की, 70% भाग की रचना करता है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि इसकी रचना जो हुई है वो जल और कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दे रखा द फ्लूइड फाउंड इन द फ्लूइड फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। सी, आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स केंद्रक झिल्ली के बाहर, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है ये, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दे भी रखा द फ्लूइड फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। बी वन इज प्रोटोप्लाज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। देखिए अगर हम इजी वे में समझे तो नाम से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि साइटो, साइटो जो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम है, सेल का बायोलॉजिकल नेम है। तो अगर सेल में हो तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में हो तो न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सो न्यूक्लियोप्लाज्म, आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन सेल में तो ये साइटोप्लाज्म, ओके। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है, ओके। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जो मतलब कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, मीन्स कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो परमाणु आवरण से घिरा हुआ है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो ये साइटोप्लाज्म है इसकी संरचना जो है वो जिलेटिनस है, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसकी अत्यधिक जिलेटिनस संरचना होती है, ठीक है। और जो ये साइटोप्लाज्म है ये सभी ज्ञात कोशिकाओं में पाया गया, ठीक है। और जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है वो केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आई होप आप लोग साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म समझ गए होंगे। देखिए प्रोटोप्लाज्म में जो 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म है वो 76% ऑक्सीजन से, 10.5% कार्बन से एंड 10% हाइड्रोजन से और 2.5% नाइट्रोजन से बना होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ 76% ऑक्सीजन, 10.5% कार्बन, 10% हाइड्रोजन एंड 2.5% नाइट्रोजन, ओके। और जो प्रोटोप्लाज्म है 80% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज वाटर, ओके। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। और इसमें देखिए 80% ऑफ जो प्रोटोप्लाज्म है वो वाटर होता है, जिसमें इसमें 1% अगर वाटर की कमी होती है तो प्यास लगती है, ठीक है। और अगर 10% की कमी, 10% की कमी हो तो आदमी मर जाता है, ओके। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो इसका रेशियो होता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म इज 81:19, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया हो। ये 80% वाटर, ठीक है, कलरलेस होता है, पूरी जो कोशिका सेल होता है उसके बीच में भरा होता है ये,
इसे हम हिंदी में प्रोटोप्लाज्म को जीवद्रव्य भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम प्रोटोप्लाज्म को उसके बीच से हटाएंगे तो कोशिका का मरना फिक्स है, ठीक है। तो मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, तो जैसे कि उसके अंदर जो मतलब कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो भी मतलब लिक्विड भर दिया जाता है तो हिलडुल नहीं पाते, ठीक है। तो उन्हीं कलरलेस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम कहते हैं सूत्र कणिका, ओके। सूत्र कणिका डिस्कवर्ड बाय आल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किया गया था आल्टमैन के द्वारा। कब किया गया था, तो 1886 में किया गया था। सी हियर इट्स गिवन, डिस्कवर्ड बाय आल्टमैन इन द ईयर 1886, ओके। ये सिलेंड्रिकल, रॉड शेप्ड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ओके। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हम समझेंगे अब से। देखिए सुनिए कि मान लीजिए जब हम सांस लेते हैं, ओके, तो जब हम सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेके सेल यानी कोशिका में चला जाता है, ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन एक साइकिल चलाता है, ठीक है, एक चेन रिएक्शन करता है जिसकी खोज क्रेब्स नाम के विद्वान ने किया था, ठीक है। अतः उस चेन रिएक्शन को हम क्रैब साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्रैब साइकिल। उसी मतलब जो क्रैब्स नाम के विद्वान थे उन्हीं पे ये पड़ा क्रैब साइकिल, ओके। क्रैब साइकिल जब हम मतलब कि जब वो चेन रिएक्शन, तो उस चेन रिएक्शन को हम क्रैब साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र जो होता है, जो क्रैब साइकिल होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, ठीक है। तो क्रेब्स जो साइकिल होता है, तो क्रैब साइकिल के फलस्वरूप एटीपी बनते हैं, ओके, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज को बना देते हैं, ठीक है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज को बना देते हैं और यही ग्लूकोज यही ग्लूकोज हमको ऊर्जा यानी एनर्जी और पावर देता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके आंतरिक दीवारों को हम क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। सी यहाँ पे दे रखा, इट इज सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। सी हियर इट्स गिवन, ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया के देखिए यहाँ पे इनर दिया है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्ड, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को हम क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं, ओके, क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में हर जगह कोशिका है, ये तो सबको पता है कि हमारे शरीर में हर जगह कोशिका है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि ऊर्जा बनाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ओके। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टे एंड द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ओके। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैट्रिक्स विच कॉन्टेन्स मेनी एंजाइम एंड कोएंजाइम। एंजाइम जो होता है, एंजाइम एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द बायोकेमिकल रिएक्शन रेट विदाउट अल्टरिंग इटसेल्फ इन द प्रोसेस, ओके। और जो कोएंजाइम होता है, तो कोएंजाइम इज एन ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, ओके। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट इज रिक्वायर्ड बाय एन एंजाइम टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी, ओके। एंजाइम को बोले तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, जो कोशिकाओं सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एंजाइम जो होता है वो मानव शरीर में केमिकल यानी कि रासायनिक जो प्रतिक्रिया होती है उनको तेज करने में मदद करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों के बनने और शरीर में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उन्हें खत्म करने के साथ शरीर के जो हजारों काम होते हैं उनको करने में आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को एंजाइम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो कोएंजाइम होता है उसे अगर हम हिंदी में समझें तो जो कोएंजाइम होता है वो कोएंजाइम जो है, देखिए यहाँ पे दे भी रखा कि विच कॉन्टेंट्स मेनी एंजाइम एंड कोएंजाइम। तो जो हमने एंजाइम समझा, अगर हम कोएंजाइम को हिंदी में समझे तो आप कोएंजाइम को एक सहायक आयन्स मीन्स अणु के रूप में सोच सकते हैं, ठीक है, जो रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने में एंजाइम की सहायता करते हैं, ठीक है। और जो एक कोएंजाइम है, तो कोएंजाइम को कार्य करने के लिए एक एंजाइम की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये अपने आप सक्रिय नहीं है, ठीक है। जबकि जो एंजाइम है वो प्रोटीन होते हैं और कोएंजाइम जो छोटे
नॉन प्रोटीन आयंस होते हैं, तो कोएंजाइम एक एटम या एटम्स के समूह को धारण करते हैं, ठीक है, जिससे एक एंजाइम को काम करने की अनुमति मिलती है। ओके, सी हियर इट्स गिवन माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसीडर्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड यूकैरियोटिक। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड यूकैरियोटिक। ओके, फंक्शन हमने आपको बता दिया, क्या क्या बताया हमने फंक्शन में, अभी आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया इज द रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने आपको बताया ना कि जब हम सांस लेते हैं तो हेमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेके सेल यानी कि कोशिका में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन एक साइकिल चलाता है और चेन रिएक्शन करता है, जिसकी खोज क्रेब्स नाम के विद्वान ने किया और उस चेन रिएक्शन को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ठीक है। फिर कोशिका के अंदर जो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, तो क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप क्या बनते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब क्रेब्स साइकिल जो चलता है उसके फलस्वरूप एटीपी बनते हैं और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बना देते हैं। यही ग्लूकोज हमें ऊर्जा यानी पावर देता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। और एटीपी को जो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज को बना देते हैं, ठीक है। और ये ग्लूकोज हमको ऊर्जा यानी एनर्जी और पावर देता है, ठीक है। और इस एटीपी को क्या कहते हैं, एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ओके, आई होप आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया हो। सो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन इज गोल्जी बॉडीज। ओके, फिफ्थ वन इज गोल्जी बॉडीज। देखिए, गोल्जी बॉडीज इसको किसने डिस्कवर किया था, तो कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया था, गोल्जी बॉडीज की खोज की थी, ठीक है। किसने, तो कैमिलो गोल्जी, नाम पे भी पता चल जा रहा है गोल्जी नाम से रखा गया, ठीक है, गोल्जी बॉडीज। ओके, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कैमिलो गोल्जी, डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्जी, ठीक है। देखिए, गोल्जी बॉडी जो होता है ये मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। देखिए, जो गोल्जी बॉडी है जिसको हम गोल्जी एपैरेटस भी कहते हैं, ठीक है, ये परिवहन का काम करता है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए जहाँ प्रोटीन को हमारे बॉडी में कम जरूरत है वहां से प्रोटीन उठा के जिसको ज्यादा जरूरत है हमारे बॉडी में उसको दे देता है। ऐसे ऊर्जा, मान लीजिए कि ऊर्जा जहाँ हमें ज्यादा जरूरत है तो वहाँ मतलब जहाँ हमें ऊर्जा की कम जरूरत है वहां से उठा के जहाँ ज्यादा जरूरत है वहां दे देता है। तो हम सिंपली समझे न्यूक्लियस ऑफ द सेल हो गया। ओके, ओके, ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल हो गया। इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी मैं रफली डायग्राम बना देती हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, इससे यहाँ थोड़ा बनाना मुश्किल है। फिर यहाँ पे हो जाता है गोल्जी, ओके, ओके। तो ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, ये हो गया गोल्जी, ओके। तो अब हम यहाँ समझेंगे, देखिए ये आपस में ये कनेक्टेड होते हैं, ओके, एक सेकेंड, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ओके, गोल्जी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम समझेंगे कि देखिए, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ये स्टैक्स है, ओके, ये जो स्टैक्स है आपस में कनेक्टेड है, ये प्लांट्स में कनेक्टेड नहीं होते। दीज स्टैक्स आर नॉट कनेक्टेड इन प्लांट्स, ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन प्लांट्स स्टैक्स आर नॉट कनेक्टेड, ओके।
तो देखिए जो यहाँ पे है, तो मान लीजिए जो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, अंतःजालिका प्रदत्त, इसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये मतलब कोशिका को आंतरिक सहायता देने में, फिर उसके रफ साइड में कैसे प्रोटीन बनता है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए देखिए जो ये मतलब कि ये जो गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी अपैरेटस जो होता है, ये सिमिलर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। मान लीजिए कि जो एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस है, ठीक है, उससे मतलब कि कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये गोल्जी, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम से कनेक्टेड जो गोल्जी अपैरेटस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहाँ प्रोटीन बनेगी, ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन तो यहाँ बनेगी, ठीक है, लेकिन जो फिनिशिंग होती है वो गोल्जी अपैरेटस में होती है, प्रोटीन की फिनिशिंग, ओके। यहाँ पे प्रोटीन बनेगी एंडोप्लाज्मिक में। जैसे देखिए इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ठीक है, तो मतलब कि जो जो यहाँ पे प्रोटीन बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो यहाँ प्रोटीन तो बन जाती है, लेकिन वो मतलब फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते, रॉ प्रोडक्ट होते हैं, ओके। फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते, रॉ प्रोडक्ट होते हैं। तो रॉ प्रोडक्ट किसको चाहिए होता है? सबको फिनिश गुड ही तो चाहिए होता है, ठीक है। तो मतलब कि उसको मतलब कि दे आर नॉट रेडी टू यूज, ओके। फाइनल प्रोडक्ट नहीं, रॉ प्रोडक्ट होता है, दे आर नॉट रेडी टू यूज, ओके। तो मतलब कि लास्ट जो फिनिश गुड होगी तो वो गोल्जी अपैरेटस में होगी, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ, गोल्जी अपैरेटस में फिनिश गुड होता है प्रोटीन का, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है, लेकिन वो रॉ प्रोडक्ट होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते, वो यूज करने के लिए रेडी नहीं होते, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस में आते हैं और फिर वहाँ पे फिनिश गुड होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, इसमें जो सिस्टमेटिक फंक्शन, तो इस टाइप के वेसिकल्स इसमें पैरेलली अरेंज होती हैं, ओके, ठीक है। और एक वैसे तो नॉर्मली अगर हम किसी सेल में देखेंगे तो जो ये स्टैक्स है, ठीक है, जो ये स्टैक्स है एक दूसरे से कनेक्ट है गोल्जी वाले में, ठीक है। जो स्टैक्स है ये, एक सेकेंड, जो ये स्टैक्स है, ओके, ये स्टैक्स आपस में कनेक्टेड है, ओके। तो जैसे कि हम देखेंगे तो नॉर्मली किसी भी सेल में हम देखेंगे तो दिस स्टैक्स आर कनेक्टेड, ओके, बट इन प्लांट्स स्टैक्स आर नॉट कनेक्टेड, ओके। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप देखिए आप लोगों को समझ में आ गया गोल्जी। इन प्लांट इट इज मोर इन नंबर एंड हियर इट इज नोन एज डिक्टियोसोम्स, ओके। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो गोल्जी कॉय है उसे हम लाइपोकॉन्डिया या डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है, डिक्टियोसोम भी कहते हैं। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिए कि गोल्जी कॉय को कोशिका की ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, ठीक है। गोल्जी कॉय की कोशिका को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। बात करते हैं इसके फंक्शन की, तो इट वर्क एज स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। देखिए हमने आपको ये सब समझाया कि मतलब कि ये स्टोरेज में, प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, और सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम इसमें भी इन्वॉल्व है। देखिए जो हमने आपको अभी भी समझाया कि जो गोल्जी बॉडी है एक कोशिका का एक भाग है, ठीक है, जो झिल्लियों से बना होता है, मेम्ब्रेन से बना होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार की झिल्लियां होती हैं, ओके। उनमें से कुछ नलिकाएं हैं, कुछ पुटिकाएं हैं, ठीक है। तो जो मतलब गोल्जी होता है, गोल्जी तो न्यूक्लियस के ठीक निकट स्थित होता है, ठीक है। तो इसको मतलब हम पेरी न्यूक्लियर बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये वास्तव में हमने आपको जैसे बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ठीक पास भी होता है, ठीक है। और जब प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आते हैं, ठीक है, तो वे मतलब कि जब वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आते हैं तो क्या होता है, हमने आपको बताया, तो वे आगे की प्रक्रिया के लिए गोल्जी में चले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने उदाहरण के लिए ले ले तो कार्बोहाइड्रेट को कुछ प्रोटीनों में डाला जाता है, ठीक है। सी हियर इट्स गिवन, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम सिंपल सुगर विच कंबाइंड विथ प्रोटीन मेड बाय राइबोसोम फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन, ओके। तो देखिए हमने जैसे बताया कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए अगर हम ले लें तो कार्बोहाइड्रेट को कुछ प्रोटीनों में डाला जाता है और फिर बाद में ये ग्लाइकोप्रोटीन, इसका अर्थ क्या है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसका अर्थ है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन गोल्जी से निकलकर कोशिका मीन सेल के बाकी हिस्सों में चले जाते हैं, ठीक है, और वे ऐसा अन्य पुटिकाओं के अंदर भी करते हैं, ठीक है। और ये वे जो पुटिकाएं हैं वो वास्तव में गोल्जी नेटवर्क से बनी होती हैं, ठीक है। तो
तो वास्तव में हम समझे तो गोल्जी का एक कार्य है, तो मतलब गोल्जी की जो मौजूदा झिल्ली से नए पुटिकाएं बनाना, ठीक है, और उन पुटिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और अन्य पदार्थ डालना, ठीक है, और डालना है, ठीक है, जो गोल्जी नेटवर्क में बनते हैं, ठीक है, और फिर वे पुटिकाएं गोल्जी उत्पादों से भरी हुई शेष सेल में मीन्स कोशिका में चली जाती है, ठीक है। तो आमतौर पर कोशिका के माध्यम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो उनका अंतिम गंतव्य है, ये सब उनका कार्य है, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। ओके, आई होप आप लोगों को गोल्जी बॉडी समझ में आ गया हो, ठीक है। तो देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को गोल्जी बॉडीज में पूरा मतलब डिटेल में समझ में आ गया हो, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिक्स्थ वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सी। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन तो बनेगी, बट उसकी फिनिशिंग गोल्जी अपैरेटस में होगी, ठीक है। So, membranous network of tubules-like structure found in cytoplasm is called endoplasmic reticulum. See, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, तो यहाँ पे दे रखा जैसे कि मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, ओके, फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जैसे कि इट इज अटैच्ड विथ द न्यूक्लियस ऑन वन साइड एंड ऑन अदर साइड इट इज ज्वाइंड इन विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमने आपको जैसे बताया कि न्यूक्लियस से ऐसे ज्वाइंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर जैसे गोल्जी बॉडी में जैसे प्रोटीन यहाँ बनता है, तो फिर गोल्जी बॉडी में उसकी फिनिशिंग होती है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो देखिए ये पिलर का काम करता है कोशिका में। जैसे घर में, जैसे मान लीजिए कि इसको देखिए हिंदी में हम कहते हैं अंतःप्रद्यव्ययी जालिका, ठीक है। और जो मतलब कोशिका मीन्स सेल के अंदर एक कंकाल का काम करता है, ठीक है। जिस तरह घर के अंदर पिलर दिए होते हैं, उसी तरह कोशिका के अंदर सेल के अंदर पिलर दिए होते हैं, ताकि सेल पिचके नहीं, मीन्स कोशिका पिचके नहीं, ठीक है। तो जो आंतरिक सहायता होता है ना, कोशिका को आंतरिक सहायता देने का काम कौन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। देखिए इसको मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो उसमें राइबोसोम नहीं होगी, ठीक है। वो मतलब कि लिपिड सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, दाने लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें, ठीक है, मतलब कि उनके मतलब ट्यूब में दाने लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उनके ट्यूब में। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो उसमें दाने लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके ट्यूब में, तो वो प्रोटीन बनाती है, ठीक है। कौन बनाता है उसमें प्रोटीन, तो उसमें राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। रफ साइड में जो प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम उसमें प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन का निर्माण का कार्य करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ओके। और जो उसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम नहीं होगा, ठीक है, और वो लिपिड सिंथेसाइज करेगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो हियर इट्स गिवन इट इज अटैच्ड विद द न्यूक्लियस ऑन वन साइड एंड अदर साइड इट इज ज्वाइंड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फंक्शन हमने आपको बता दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, इट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल। हमने बताया ना कि एक कोशिका को मीन्स सेल को आंतरिक सहायता देने का कार्य करती है, ठीक है। मतलब कि जैसे सेल के अंदर कंकाल का काम करती है, कंकाल का काम करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। आई होप आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया हो, ठीक है। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स ईआर, इसकी खोज 1969 में किथ और पोर्टर ने की थी, ठीक है, किथ और पोर्टर ने, ओके। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो मतलब कि इसका मुख्य कार्य मतलब कोशिका जो होती है, जो सेल होता है, तो उसको एक संरचनात्मक संरचना यानी कंकाल प्रदान करता है, ठीक है। और जो कोलाइडल जो होता है, कोलाइडल साइटोप्लाज्मिक जो होता है मैट्रिक्स, ठीक है, उनको यांत्रिक समर्थन देता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सेवंथ वन इज राइबोसोम। हम राइबोसोम पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रोटीन जो मतलब कि वहाँ पे दाने लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके ट्यूब में, तो राइबोसोम्स होता है जो प्रोटीन का निर्माण
प्रोटीन के निर्माण करने में जो कार्य करता है वहाँ पे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इट सिंथेसाइज लिपिड्स। ओके, तो राइबोसोम पढ़ेंगे। राइबोसोम, चलिए 7th वन इज राइबोसोम, डिस्कवर्ड बाई जो राइबोसोम है ये डिस्कवर्ड किया गया था जॉर्ज पैलेडे द्वारा, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय पैलेडे। कब? तो 1953 में, ठीक है। ये स्मॉल ग्रैनुअल्स लाइक स्ट्रक्चर, ओके, स्मॉल ग्रैनुअल्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन फ्री स्ट्रीट। अभी अभी हमने बताया कि जो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें जो वहाँ पे उनके ट्यूब में, ठीक है, उनके ट्यूब में जो दाने लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये मतलब कि बहुत छोटे, बहुत ही छोटी, जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो मतलब स्मॉल ग्रेनुअल्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो बहुत ही छोटे मतलब स्मॉल होते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए देखिए, यहाँ पे इट इज मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। राइबो नाम से समझ में आ जा रहा है कि राइबो मीन्स आरएनए और प्लस प्रोटीन से ये बना है, ठीक है, राइबोसोम। ये प्रोटीन निर्माण करने में मतलब कि देखिए जो इसका मुख्य कार्य है, प्रोटीन टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन निर्माण करने में इसका मुख्य कार्य प्रोटीन निर्माण करने की प्रक्रिया है, ठीक है। So, membranous network of tubules-like structure found in cytoplasm is called endoplasmic reticulum. See, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, तो यहाँ पे दे रखा जैसे कि मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, ओके, फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जैसे कि इट इज अटैच्ड विथ द न्यूक्लियस ऑन वन साइड एंड ऑन अदर साइड इट इज ज्वाइंड इन विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमने आपको जैसे बताया कि न्यूक्लियस से ऐसे ज्वाइंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर जैसे गोल्जी बॉडी में जैसे प्रोटीन यहाँ बनता है, तो फिर गोल्जी बॉडी में उसकी फिनिशिंग होती है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो देखिए ये पिलर का काम करता है कोशिका में। जैसे घर में, जैसे मान लीजिए कि इसको देखिए हिंदी में हम कहते हैं अंतःप्रद्यव्ययी जालिका, ठीक है। और जो मतलब कोशिका मीन्स सेल के अंदर एक कंकाल का काम करता है, ठीक है। जिस तरह घर के अंदर पिलर दिए होते हैं, उसी तरह कोशिका के अंदर, सेल के अंदर पिलर दिए होते हैं ताकि सेल पिचके नहीं, मीन्स कोशिका पिचके नहीं, ठीक है। तो जो आंतरिक सहायता होता है ना, कोशिका को आंतरिक सहायता देने का काम कौन करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। देखिए इसको मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो उसमें राइबोसोम नहीं होगी, ठीक है, वो मतलब कि लिपिड सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, दाने लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें, ठीक है, मतलब कि उनके मतलब ट्यूब में दाने लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उनके ट्यूब में। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो उसमें दाने लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके ट्यूब में, तो वो प्रोटीन बनाती है, ठीक है। कौन बनाता है उसमें प्रोटीन? तो उसमें राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। रफ साइड में जो प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम उसमें प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन का निर्माण का कार्य करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ओके। और जो उसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम नहीं होगा, ठीक है, और वो लिपिड सिंथेसाइज करेगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो हियर इट्स गिवन इट इज अटैच्ड विद द न्यूक्लियस ऑन वन साइड एंड अदर साइड इट इज ज्वाइंड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फंक्शन हमने आपको बता दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, इट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल। हमने बताया ना कि एक कोशिका को मीन्स सेल को आंतरिक सहायता देने का कार्य करती है, ठीक है। मतलब कि जैसे सेल के अंदर कंकाल का काम करती है, कंकाल का काम करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। आई होप आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया हो, ठीक है। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स ईआर, इसकी खोज 1969 में
किथ और पोर्टर ने की थी, ठीक है, किथ और पोर्टर ने। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो मतलब कि इसका मुख्य कार्य मतलब कोशिका जो होती है, जो सेल होता है, तो उसको एक संरचनात्मक संरचना यानी कंकाल प्रदान करता है, ठीक है। सो एट्थ ऑर्गेनेल्स इज लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय डी डुवे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम। देखिए इसके अंदर जो होता है ना, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब एक ही मेम्ब्रेन, एंड कॉन्टेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। देखिए इसके अंदर बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जिसको हिंदी में हम जल अपघटक एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर बहुत ही पावरफुल जल अपघटक मीन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो किसी भी कोशिका, किसी भी सेल के अंग पर अगर पड़ गया तो उसको जला के खत्म कर देगा। इतना पावरफुल होता है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जो होता है वो सेल के अंदर सफाई का काम करता है, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है। तो जो मतलब कि मान लीजिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया और सही से ऊर्जा नहीं बना पा रहा है तो लाइसोसोम उसे जला के खत्म कर देगा। इतना पावरफुल होता है। कभी कभी मान लीजिए कि सेल का सभी अंग काम करना बंद कर देगा तो लाइसोसोम जो अंग मतलब सेल का जो अंग काम करना बंद कर देगा उसके अंदर का लाइसोसोम फट जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिए कि ये छोटे छोटे बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एक ही सिंगल मेम्ब्रेन जो हमारे सेल के अंदर छोटे छोटे बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर एंजाइम होते हैं। एंजाइम मीन्स सर्टेन प्रोटीन्स विच कॉन्टेन्स बायो कैटालिस्ट, मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन जो फास्टली होता है, ठीक है। तो ये मतलब कि एक जो एंजाइम होता है, तो ये मतलब कि एंजाइम्स का बैग होता है, ज़्यादातर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे टुकड़ों में खत्म या नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका देखिए मुख्य कार्य क्या होता है कि इसका फंक्शन क्या होता है कि हियर इट्स गिवन इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड द एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम मे डाइजेस्ट द इंटायर सेल। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कॉन्टेन करता है। तो कभी कभी देखिए सेल जो होता है ना वो अचानक अपना कंट्रोल खो देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे समय में उन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है कि नज़दीक के सेल भी डिस्टर्ब हो जाएं, ठीक है। तो लाइसोसोम जो होते हैं वो जो मतलब कि अपना जो कंट्रोल खो देते हैं, तो ऐसे में लाइसोसोम क्या करते हैं, उसके अंदर के लाइसोसोम जो होते हैं वो फट जाते हैं, ठीक है। तो फिर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं, ठीक है। तो इससे सेल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सेल जो होता है ना वो सभी कंटेंट्स को निकल लेते हैं, ठीक है। और जरूरत पड़ने पर सेल को ये जो होता है लाइसोसोम, ये सेल को मारने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं सेल का। सी हियर इट्स गिवन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी जो सेल होते हैं तो किसी मतलब कि मान लीजिए कि जो सेल मीन्स कोशिका होते हैं, तो कभी कभी सेल अचानक अपना कंट्रोल खो देता है। तो अगर ऐसे समय में कंट्रोल उसे नहीं किया गया तो हो सकता है कि नज़दीक का सेल, नज़दीक की कोशिका डिस्टर्ब हो जाए। तो लाइसोसोम जो होते हैं तो ये उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, अपितु कंट्रोल करने के बजाय, कंट्रोल नहीं बल्कि वहाँ के जो लाइसोसोम होते हैं उसके अंदर के वो फट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं, ठीक है। और इससे सेल जो होता है मीन्स कोशिका जो होता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि सेल सभी कॉन्टेंट्स को निगल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये सारे सेल को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम जो होता है ये सारे सेल को मार सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम। ओके, तो आई होप आप लोगों को लाइसोसोम समझ में आ गया हो। देखिए लाइसोसोम जो होता है वो सेल के अंदर सफाई का भी काम करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मान लीजिए कोई बाहर से फॉरेन मटेरियल आ गया तो लाइसोसोम हमें उससे बचाता है, उसे मार देता है फॉरेन मटेरियल को जो बाहर से आता है। सेल में ही अगर कोई खराबी आ जाए या फिर बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आ जाए अंदर तो उसे मार देता है लाइसोसोम, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल होता है, इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक चीज और यहाँ पे दे रखा कि लाइसोसोम इज नॉट फाउंड इन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ऑफ मैमल, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। किसमें नहीं पाया जाता लाइसोसोम, तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ऑफ मैमल में, ठीक है। आई होप आप लोगों को लाइसोसोम अच्छे से समझ में आ गया हो। सो 9th वन इज सेंट्रोसोम। ओके, सेंट्रोसोम जिसको हिंदी में हम कहते हैं तारक कायक। ओके, सेंट्रोसोम को डिस्कवर किया था वोवेरी नाम के एक विद्वान ने। ओके, सेंट्रोसोम, और ये केवल और केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है।
प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता और सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य होता है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन करना। ओके, सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन करना। क्या होता है सेल डिवीजन में? सेल डिवीजन में एक कोशिका टूटकर दो कोशिकाओं का निर्माण कर दे। जैसे एक कोशिका टूटकर दो कोशिका बना दे, दो कोशिकाओं का निर्माण कर दे, मीन्स पुनर्निर्माण का कार्य सेल डिवीजन में कोशिका विभाजन में होता है। और ये जो सेंट्रोसोम होता है वो लीवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए लीवर में जब जो लीवर की सेल होती है, लीवर की कोशिकाएं होती है, वो जल्दी जल्दी अपना पुनर्निर्माण कर लेती है। ठीक है, और जो ये सेंट्रोसोम है ये ब्रेन में यानी न्यूरॉन में नहीं पाया जाता है। ओके, ब्रेन में क्या पाया जाता है? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ओके, इसलिए ब्रेन में जब टूट फूट होता है तो जल्दी रिकवर नहीं हो पाता। ये मैंने आपको पहले भी पिछले क्लास में जब डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, तो वहाँ बताया था कि अगर ब्रेन में अंदर चोट लग जाए तो वहाँ तो सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर अंदर चोट लग जाती है तो रिकवर नहीं हो पाता है। बट लीवर में जो होता है, लीवर में अगर टूट फूट हो जाए तो बहुत जल्दी बहुत तेजी से रिकवर हो जाती है। ठीक है, तो जो ये सेल डिवीजन है, अगर ये बहुत तेजी से हो गया तो उसी को हम कहते हैं कैंसर। ठीक है, कैंसर। सो अनकंट्रोल्ड ऑफ सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज कैंसर। ओके, सो कहते हैं ना कि कैंसर हो गया, तो कैंसर में क्या होता है? सेल डिवीजन जो होता है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, कोशिका विभाजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ओके, किसी भी जगह पे अनकंट्रोल्ड अगर कोशिका विभाजन हो जाता है तो उसे कहते हैं कैंसर। ओके, अब आप कहेंगे कि न्यूरॉन में मीन्स ब्रेन में तो कोशिका विभाजन नहीं होता, तो वहाँ तो कैंसर नहीं होता होगा। बिल्कुल होता है, जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो भी तो एक प्रकार का कैंसर होता है ना। तो आखिर क्यों होता है? न्यूरॉन मीन्स न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। तो वहाँ पे जो ब्रेन होता है उसमें 90% जो होते हैं वो न्यूरॉन पाए जाते हैं, जिसमें सेल डिवीजन मीन्स कोशिका विभाजन नहीं होता। बट जो 10% है वो गिलियल सेल पाया जाता, और गिलियल सेल में ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो यही जो सेंट्रोसोम होता है, ये जो ब्रेन के 10% भाग के जो गिलियल सेल होता है उसमें जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर देता है, जब ये कंट्रोल से बाहर कोशिका विभाजन में सेल डिवीजन कर देगा तो वहां पे भी ब्रेन कैंसर हो जाता है। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्रेन में 90% न्यूरॉन होता है और 10% गिलियल सेल होता है। ओके, आई होप आप लोगों को सेंट्रोसोम समझ में आ गया। और देखिए यहाँ पे दे रखा है, इट इज नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल। ठीक है, यहाँ मेम्ब्रेन नहीं होता, लेकिन यह 2 सेंट्रियोल का बना होता है। ठीक है, 2 सेंट्रियोल। ठीक है, और इसका फंक्शन भी दे रखा है। देखिए फंक्शन आप लोग ध्यान रखिएगा कि फंक्शन में सेंट्रियोल फाउंड इन सेंट्रोसोम इनिशिएट द सेल डिवीजन फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर बिटवीन द पोल। ओके, देखिए तो यहाँ पे दे रखा कि सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में पाया जाता है। ठीक है, जो कि कोशिका विभाजन करने में मदद करता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है पोल के बीच। ओके, इसका मुख्य फंक्शन है, मीन्स कार्य है यही। तो अगर हम इसको सिंपल वे में समझे तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको मतलब कि एनिमल सेल में पाया जाता है केवल और केवल, और इसको मतलब कि एक इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। ठीक है, ये 2 जोड़े जो होते हैं सेंट्रियोल के उसमें पाया जाता है। ठीक है, और इसमें मतलब कि ये जो होता है कि सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर बनाता है। ठीक है, ये मतलब कि मुख्य रूप से माना जाए तो एनिमल सेल, अभी हमने पढ़ा कि एनिमल सेल जो जंतु कोशिका होती है तो उनमें जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के निकट जो तारे समान की आकृति पाई जाती है। ठीक है, इसलिए देखिए इसका नाम है हिंदी में तारक काय। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि कुछ शैवाल हो गए, कवक हो गए, तो इसमें भी 2 जोड़े सेंट्रियोल्स की बनी एक रचना होती है, कवक में, कुछ शैवाल में। ठीक है, जिसको हम डाइप्लोसोम भी कहते हैं। ठीक है, डाइप्लोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को सेंट्रोसोम समझ में आ गया हो। ठीक है, प्रत्येक जो सेंट्रोसोम होता है ना वो 2 जोड़े सेंट्रियोल का मतलब बना होता है। ठीक है, और जो प्रत्येक जोड़े के जो 2 सेंट्रियोल होते हैं उसको हम डाइप्लोसोम कहते हैं। ठीक है, आप लोग को आई होप सेंट्रोसोम समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं हम।
10th वन इज प्लास्टिड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लवक। ओके, देखिए एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा पार्ट पूछे तो वो हो जाएगा न्यूक्लियस। ओके, और अगर प्लास्टिड, जो प्लास्टिड है, जो लवक है, तो जो प्लांट सेल होते हैं, तो पादप कोशिका जो होती है, तो पादप कोशिका में अगर सबसे बड़ा पार्ट पूछे तो वो हो जाएगा प्लास्टिड। ठीक है, ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, हम लोगों में यानी एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, एब्सेंट होता है। सी हियर इट्स गिवन ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ओके, और ये 3 प्रकार के होते हैं। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। सबके नाम के पीछे प्लास्ट लगे हुए हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ओके, सो चलिए देखते हैं क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं। So here it's given in chloroplast. These are green pigment, okay, found in green plant, involves in photosynthesis. Okay, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। फोटोसिंथेसिस हम सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें अगर मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस जिसके माध्यम से पौधों को भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो प्लांट को खाना नहीं मिलेगा, और अगर प्लांट को खाना नहीं मिलेगा तो हमें भी नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर। ओके, सो इट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। ओके, देखिए इट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट को। ओके, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इट इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन हैविंग ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ओके, देखिए हम इसे रफली डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। So the structure of the chloroplast is somehow, इसके भी मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन। ओके, दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन। ओके, एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। अब जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फ्लैट्स में रहते हैं, राइट। सो फ्लैट्स में क्या होता है, एक एक करके बहुत सारे बिल्डिंग्स एक ही कंपाउंड के अंदर बने होते हैं। ओके, सो ये जो है, ये एक ऐसी कंपाउंड है जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं। ठीक है, सो न्यूमरस फ्लैट्स इन दिस कंपाउंड। ओके, न्यूमरस फ्लैट्स। ओके, फॉर सिंप्लिसिटी मैंने बस यहाँ 3 ही फ्लैट्स ड्रॉ किए हैं। ओके, सो ये जो फ्लैट्स हैं इन्हें हम कहते हैं ग्राना। ओके, ग्राना। अब एक एक बिल्डिंग में ऐसे फ्लैट्स भी होंगे, है ना, फ्लोर्स भी होंगे, सॉरी, एक एक फ्लैट्स में फ्लोर्स भी होंगे। अब ऐसे अगर बिल्डिंग होंगे फ्लैट्स में तो फ्लोर्स भी होंगे, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ओके, सो ऐसे जो एक एक फ्लोर होंगे, ये जो इंडिविजुअल फ्लोर होंगे, एक एक जो फ्लोर होता है, ठीक है, तो सो दे आर आल्सो कॉल्ड थाइलाकॉइड्स। ओके, थाइलाकॉइड्स। ओके, तो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो ग्राना, और जो फ्लोर है तो उसे हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। तो इसमें जो कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ एक ही है। ठीक है, अब इसमें कनेक्शंस भी होते हैं, छोटे छोटे ब्रिजेस भी होते हैं जिससे आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारे बिल्डिंग के बीच में जो ब्रिजेस हैं इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिला। ओके, स्ट्रोमा लैमिला। स्ट्रोमा लैमिला। ओके, यहाँ स्पेस कम है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, स्ट्रोमा लैमिला, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। एंड उसके अलावा ये जो हमारी स्पेस है, ओके, ये जो हमारी स्पेस है, ये सब जो हमारी स्पेस है, ओके, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ओके, स्ट्रोमा। आपको स्ट्रोमा लैमिला, स्ट्रोमा में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो
बहुत सारे ग्राना होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, बट हमने यहाँ पे 3 ही ड्रॉ किया है ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। अब जो भी हमारी फोटोसिंथेसिस है उसकी आधी रिएक्शन जो है वो ग्राना में होती है, ठीक है, और जो आधी रिएक्शन है वो होती है स्ट्रोमा में, ओके, स्ट्रोमा में, ओके, और आधी रिएक्शन ग्राना में हो जाती है, ओके। सो दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इसी स्ट्रक्चर के अंदर खत्म हो जाती है, ओके। और बेसिकली क्लोरोफिल यहाँ क्या करती है, इन बिल्डिंग्स में जो सन की एनर्जी होती है उन्हें कैद कर लेती है इन बिल्डिंग्स में, ओके। सी आई होप आप लोग को इन इन बिल्डिंग्स में सन की एनर्जी को कैद कर लेती है, ओके, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एटीपी, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, तो ये कहाँ से आया यहाँ। सो यस, डेफिनेटली एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, बट कुछ एटीपी हमारे यहाँ भी बनते हैं, ओके। सो यहाँ भी हमारे कुछ एटीपीज बनते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके। तो जो भी एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है ऑक्सीजन को यूज करके, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ओके। सो phosphorylation is basically a process of formation of ATP, okay, एंड जो भी एटीपी यहाँ हमारे जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में बनती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ओके, इट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो का मीन्स होता है लाइट, ओके, एंड अगेन फॉस्फोराइलेशन। सो देखिए एटीपी ह्यूमन में माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है, बट कभी कभी जब हम वर्कआउट कर लेते हैं ज़्यादा तो हमारे मसल सेल में एनारोबिकली बन जाता है, बट इन प्लांट्स में इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एटीपी हम बनती है, ठीक, और वो कहाँ बनती है, तो इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट की एक और खासियत है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है इट ऑल्सो कॉन्टेन इट्स ऑन डीएनए, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी डीएनए थी, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट की अपनी डीएनए होती है, ओके, एंड दैट्स वाई क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनॉमस, ओके। सो कुछ प्रोटीन ये अपने लिए खुद ब खुद बना सकता है, ठीक है। सो इसे टोटली न्यूट्रिएंट डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। सो ये स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो कि फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। देखिए वही चीज़ यहाँ पे दे रखा लूसेंट में कि देखिए क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन हैविंग ग्राना एंड स्ट्रोमा, एंड ग्राना आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज थाइलाकॉइड, जो मैंने आप लोगों को बताया थाइलाकॉइड, ओके, जो मैंने आप लोगों को थाइलाकॉइड बताया, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो मैंने आप लोगों को बताया 2 मेम्ब्रेन हैविंग ग्राना एंड स्ट्रोमा, ग्राना आर मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर known as thylakoid found in stack, okay, it contain chlorophyll molecule, okay, और जो स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट विच contain photosynthetic enzyme and starch grain, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है वो बेसिकली एक वर्डक है, ठीक है, जो सभी जो हरे पौधे होते हैं और कुछ अन्य जो जीव होते हैं उसमें मौजूद होते हैं हरे पौधों में। हरे पौधे जो होते हैं, जो मतलब ग्रीन पिगमेंट जो होता है, ग्रीन प्लांट जो होता है उसका कलर ग्रीन क्यों होता है, ठीक है, तो क्लोरोफिल वहाँ प्रेजेंट होता है इसलिए, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, और वो प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो देखिए जो ग्रेनम होता है इट इज़ कम्पोज ऑफ 20 to 50 थाइलाकॉइड्स, ठीक है। ये ग्रेनम जो मैंने बताया तो वो 20 से 50 मतलब 20 से 50 थाइलाकॉइड को कंपोज करता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ग्रेनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है। एक सेकेंड, सी
देखिए अ ग्रेनम इज कंपोज्ड ऑफ 20 to 50 थाइलाकॉइड्स, ठीक है। एक ग्रेनम 20 से 50 थाइलाकॉइड्स कंपोज करता है, ठीक है। और ये ग्रेनम जो होता है इट इज़ द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के समय ये जो ग्रेनम है इट इज़ द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, लेकिन जो स्ट्रोमा होता है इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। और आप लोग को मैंने फंक्शन मीन्स कार्य तो बता दिया कि देखिए कार्य में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड ग्रीन कलर टू प्लांट, पौधों को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में इसकी मुख्य जो प्रक्रिया होती है वो फोटोसिंथेसिस में इसका मुख्य कार्य होता है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि क्लोरोफिल इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो प्लांट को खाना नहीं मिलेगा, और अगर प्लांट को खाना नहीं मिलेगा तो हमें भी नहीं मिलेगा, बिकॉज दे एज वी ऑल नो दैट कि दे आर प्रोड्यूसर, ओके। सो इनका मेन फंक्शन होता है कि ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कलर का काम, पिगमेंट मतलब कलर ही होता है, ठीक है। जो कलर का काम प्रोवाइड करते हैं, ग्रीन कलर देते हैं पौधों को, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में इनकी मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। आगे हम सेकेंड देखेंगे क्रोमोप्लास्ट, ओके। सो प्लास्टिड का दूसरा टाइप क्या है तो क्रोमोप्लास्ट, ओके। क्या होता है क्रोमोप्लास्ट? सी हियर इट्स गिवन प्रोवाइड्स वेरियस कलर्स टू द प्लांट लाइक फ्लावर, फ्रूट एसेट्रा, ओके। सो इससे साफ समझ में आ रहा है कि ये जो है ये वेरियस कलर्स प्लांट को देते हैं, जैसे कि फूलों को, फलों को एसेट्रा, ओके। तो जैसे क्रोमोप्लास्ट है इसमें कैरोटीन और जेंथाफिल होते हैं, ओके। तो ये जो फूलों को, फलों को और एक विशिष्ट टाइप का रंग प्रदान करते हैं, कलर प्रदान करते हैं, और परागण और बीजों के फैलाव में मदद करते हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पे दे रखा है क्रोमोप्लास्ट आर ऑफ डिफरेंट काइंड, ठीक है। देखिए क्रोमोप्लास्ट आर ऑफ डिफरेंट काइंड, देखिए लाइकोपिन टोमेटो को रेड कलर देता है, ठीक है, रेड कलर, ओके। फिर आप लोग देखिए यहाँ पे कैरोटीन, ओके। लाइकोपिन देता है टोमेटो को रेड कलर, कैरोटीन देता है येलो और ऑरेंज कलर इन प्लांट, ठीक है। प्लांट को येलो मीन्स पीला और ऑरेंज कलर देता है प्लांट को, ठीक है। जैसे एग्जांपल में कैरेट हो गया मीन्स गाजर, ओके। बेटानिन, अब बेटानिन जो है वो शुगर बीट में पाया जाता है, ठीक है, बेटानिन, ओके। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल चीज है, कैरोटीन, बेटानिन और लाइकोपिन, ओके। सो आई होप आप लोगों को क्रोमोप्लास्ट समझ में आ गया होगा। देखिए क्रोमो मीन्स कलर देता है, ठीक है। क्रोमो से ही समझ में आ रहा है, और प्लास्टिड, ठीक है। तो ये कलर देता है पौधों के विभिन्न, जैसे कि फलों और फूलों को, ठीक है। लाइकोपिन टोमेटो को रेड कलर देता है, कैरोटीन येलो और ऑरेंज कलर देता है पौधों को, जैसे एग्जाम्पल में कैरेट हो गया, और बेटानिन शुगर बीट में पाया जाता है, ठीक है। अब प्लास्टिड के तीसरे पार्ट को देखेंगे जो कि ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट, देखिए ल्यूकोप्लास्ट में इन ल्यूकोप्लास्ट हियर इट्स गिवन इट इज कलरलेस, ठीक है। ये कलरलेस होता है, ठीक है। और ये फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन, ओके। सो अगर देखिए कि अगर हम ल्यूकोप्लास्ट को समझे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनिल्स हैं प्लांट में जो या तो पिगमेंट वेयर करती है या फिर अलग अलग न्यूट्रिएंट वेयर करती है। तो दैट मीन्स दे कैरी समथिंग, ठीक है। तो अगर वो न्यूट्रिएंट कवर करते हैं, लाइक न्यूट्रिएंट वेयर करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, लाइक प्रोटीन्स, लाइक लिपिड्स, तो अगर उनमें कोई न्यूट्रिएंट्स है देन दे अपीयर्ड कलरलेस, ठीक है। क्यों कलरलेस? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पर जब तक कोई, जैसे कि हमें पता है कि जब कार्बोहाइड्रेट पर जब तक कोई डाई नहीं डालेंगे उनके टेस्ट के लिए तब तक कोई कलर नहीं दिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम लिपिड्स का भी देख लें तो हमें ऐसा कोई कलर नहीं दिखेगा, ठीक है। सो एवरी वन ऑफ देम जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे अपीयर्ड कलरलेस, ओके। कोई मतलब कि कोई एग्जैक्ट कलर उनमें नहीं होगी। ऐसे प्लास्टिड को हम क्या कहेंगे तो ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे, ओके, ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ देखिए कि ल्यूको मतलब कि व्हाइट और कलरलेस, और प्लास्ट मतलब प्लास्टिड की बात हो रही है, ठीक है। तो ल्यूको मीन्स व्हाइट और कलरलेस, ठीक है, और प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती है, एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि ल्यूकोप्लास्ट अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती है देन इट इज एमाइलोप्लास्ट, ओके। और अगर ल्यूकोप्लास्ट इज फाउंड इन रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम, ओके, अंडरग्राउंड स्टेम में और रूट में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, जो कि कलर
कलरलेस होता है, ओके, रूट में, और उनके अंडरग्राउंड स्टेम में पाया जाता है, ठीक है, रूट में, जड़ों में, ठीक है। सो 11th वन इज वैक्यूल, ओके, वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल। इट इज फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड डेड ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, ओके। तो देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्लांट सेल में, इन केस ऑफ प्लांट सेल दे आर वेरी लार्ज, ठीक है, और इन केस ऑफ एनिमल सेल दे आर स्मॉल। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्लांट सेल में ये लार्जर इन साइज होता है, बट इन एनिमल सेल इट इज स्मॉलर इन साइज, ओके। सो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेन फंक्शन इसका क्या होता है। देखिए इसका यहाँ पे दे रखा है कि इट इज फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है, और ये डेड ऑर्गेनल्स होता है सेल का, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन ओस्मो रेगुलेशन, इट स्टोर्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, ओके। सो इसका जो मेन फंक्शन होता है ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। ये जो स्टोरेज का काम, वैक्यूल्स जो है अलग अलग चीज़ें स्टोर करती है, ठीक है, जैसे प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन स्टोर करती है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर सकती है, या कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा, इनमें जो वैक्यूल बनते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ओके। तो बेसिकली अमीबा इज अ सिंगल सेल, तो जो भी फूड की डाइजेशन होती है इट ऑकर्स इन द फूड वैक्यूल, ठीक है। इसमें फूड की डाइजेशन होगी और फूड जो है इससे बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो कुछ वैक्यूल्स ऐसे होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करते हैं, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पेसीज अलग अलग वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जो प्लांट में जो वैक्यूल्स होता है उनमें सेल शेप होता है, इट इज़ नथिंग बट द फ्लूइड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा इट इज़ फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। तो इन प्लांट सेल जो होता है कि प्लांट में जो वैक्यूल होता है तो उनमें सेल शेप होता है, तो इट इज़ नथिंग बट द फ्लूइड, जिसमें हमारे अलग अलग आयन्स होंगे, प्रोटीन्स, शुगर, सॉल्ट होंगे, और इसी की वजह से जो हमारी सेल है उसकी ऑस्मोटिक बैलेंस बनी रहती है, ठीक है। तो किस चीज़ को अंदर जाना है, बाहर जाना है, तो उसकी ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। वैक्यूल्स का एक और जो इम्पोर्टेंट कार्य होता है कि दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, ओके। टर्जिडिटी, अब आप कहेंगे कि क्या होता है, तो टर्जिडिटी दैट इज जब भी हम किसी भी सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट होगी तो सेल स्वेल होगी, ठीक है। तो एक जो उसमें जो एक टाइटनेस होगी दैट इज कॉल्ड टर्जिडिटी, ओके। और रिजिडिटी क्या होता है, तो रिजिडिटी मतलब कोई भी ऐसा फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीला नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इजिली बेंड हो जाए, इजिली किसी दूसरे शेप में ढल जाए, ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो रिजिडिटी मतलब प्रॉपर शेप होगा, इट इज नॉट एबल टू चेंज, ओके। तो दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, ओके। सो आई होप आप लोगों को वैक्यूल समझ में आ गया हो। इसका मुख्य कार्य होता है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है और टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट को जो स्टोर करने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए अब हम 12th वन डिस्कस करते हैं जो कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बारे में हम अब जानेंगे डिटेल में। तो देखिए न्यूक्लियस में जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है, पहले भी मैंने बताया अभी कि कोशिका का बहुत बड़ा अंग होता है, ठीक है। पूरी कोशिका को यही कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, जैसा कि हमें पता है कि न्यूक्लियस ही पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। और न्यूक्लियस जो होता है इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का ब्रेन कहा जाता है और कंट्रोलर भी कहा जाता है, मतलब कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोलर भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए आरएनए वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम हम आगे पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए उसका एक अलग टॉपिक है, उसे हम आगे देखेंगे। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस में जो प्रोटीन होता है वो 80% होता है, ठीक है। और जो डीएनए होता है वो 10% होता है, बाकी 10% अन्य तत्व होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन कितना होता है, तो 80%, डीएनए कितना होता है, तो 10%, ठीक है। और बाकी जो अन्य तत्व होते हैं वो 10% होते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे मैं इसे आपको डिटेल में फिगर के माध्यम से दिखाऊंगी। देखिए जैसे कि अगर हम रफली ऐसे समझे तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। यहाँ गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया, ठीक है। तो सारे के सारे हो गए न्यूक्लियस। जो देखिए यहाँ पे दे रखा है सेंट्रली लोकेटेड मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल, ओके। और इन प्लांट सेल इट इज शिफ्टेड towards periphery and it is bounded by double layered nuclear membrane having pore, okay. और within nucleoplasm, nucleolus and chromatin material is present, okay.
ओके, विथ इन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड विथ इन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल इज प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोलस जो होता है, सी न्यूक्लियोलस इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। ओके, प्रोटीन और आरएनए में न्यूक्लियोलस जो होता है। ठीक है, और क्रोमेटिन मटेरियल इज थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग नेटवर्क। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क फॉर्म करता है। और ये जेनेटिक सब्सटेंस जो होता है डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उससे बना होता है। ठीक है, एंड हिस्टोन प्रोटीन। ओके, और जब सेल डिवीजन होता है तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो क्रोमेटिन होता है वो पीसेस में ब्रेक हो जाता है और क्रोमोसोम फॉर्म कर देता है। ठीक है, सी हियर इट्स गिवन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन जब होता है तो क्रोमेटिन जो होता है वो पीसेस में ब्रेक हो जाता है और क्रोमोसोम बना देता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को न्यूक्लियस समझ में आ गया हो। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, देखिए मेन फंक्शन जैसा कि हमने बताया कि इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल्स। सेल के सारे एक्टिविटी को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, राइट। सो इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल रूम। ठीक है, जैसा हमने बताया कि इसे कंट्रोलर भी कहा जाता है, कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम कहा जाता है सेल का। ठीक है, न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम भी कहा जाता है, कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी कहा जाता है, और ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो क्रोमेटिन होता है ट्रांसमिट हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अभी हम डिटेल में जब क्रोमोसोम डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे तो वहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए जो क्रोमेटिन होता है वो ट्रांसमिट करता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, आई होप देखिए यहाँ पे आगे मेन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो न्यूक्लियस का फंक्शन, मेन कार्य। इसे ये आप लोग याद रखिएगा कि इसे कंट्रोल रूम कहा जाता है सेल का, और इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए कुछ मेन पॉइंट्स दे रखे नीचे न्यूक्लियस से। अदर देन न्यूक्लियस, डीएनए इज आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूक्लियस जैसे न्यूक्लियस में जैसे कि डीएनए होता है, तो डीएनए जो होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन प्रोटीन। ये भी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना प्रोटीन बनाने, अपना प्रोटीन प्रोड्यूस करने में एबल होता है, सक्षम होता है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन प्रोटीन एंड द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए मैंने डिफ्यूजन आपको पीछे जब क्लास हमने लिया था तो वहां हमने डिफ्यूजन के बारे में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक ये सब बताया हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब देखिए अगर हम इसको हिंदी में समझे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सक्रिय परिवहन। ठीक है, तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जो सक्रिय परिवहन होता है, इसको एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, परिभाषित किया गया है कि जिसमें बाहरी ऊर्जा के उपयोग में किसी ढाल या बाधा के विरुद्ध कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में अणुओं मीन्स आयंस की गति शामिल होती है। ठीक है, ये जो सक्रिय परिवहन होते हैं मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनके प्रक्रिया के दौरान एक प्रोटीन पंप जो होता है तो आयंस को स्थानांतरित मीन्स अणुओं को स्थानांतरित करने के लिए एटीपी के रूप में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में हो गया कि मानव की जो शरीर है तो मानव शरीर की आंत में जब ग्लूकोज का अवशोषण होता है और पौधों की जो जड़ बाल कोशिकाओं में खनिज का या आयनों का मतलब कि आयंस का अवशोषण जो होता है, तो ये सक्रिय परिवहन मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ही उदाहरण है। ठीक है, आई होप आप लोग को एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस मैंने आपको पीछे भी समझा दिया है, लेकिन अभी हम इसे पढ़ेंगे। पहले हम इस मेन पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट इज सेल बिकम टर्जिड बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस तो जो ये एंडोऑस्मोसिस होता है, तो जब किसी सेल को मीन्स कोशिका को हाइपोटोनिक घोल में रखा जाता है तो पानी सेल के मीन्स कोशिका के अंदर चला जाता है और वो फूल जाता है। ठीक है, तो कोशिका मीन्स सेल के अंदर पानी की इस गति को हम क्या कहते हैं, तो इस गति को हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आसपास के घोल की घुलनशील सांद्रता जो होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर की सांद्रता से कम होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को एंडोऑस्मोसिस समझ में आ
गया। और देखियो देखिए हाइपोटोनिक जो है और हाइपरटोनिक जो है, मैंने टर्म्स ऑफ बायोलॉजी जब जो आई होप आप लोगों ने पीछे की वीडियो देखी हो, तो टर्म्स ऑफ बायोलॉजी में मैंने हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, डिफ्यूजन, ये सब ऑस्मोसिस, ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। सो प्लीज अगर आप नहीं देखे तो वहां से जाके एक बार हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस ये सब समझ ले, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दे रखा कि द प्रोसेस ऑफ सेल बिकम टर्जिड बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस। अभी अभी हमने आपको बताया था कि टर्जिडिटी क्या होता है। ठीक है, तो जो सेल है वो टर्जिड हो जाता है, क्यों? एंडोऑस्मोसिस के क्योंकि वहां पे एंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस सेल बिकम टर्जिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन। The process of imbibition involves both diffusion and capillary action। जो imbibition की प्रक्रिया होती है वो diffusion और capillary action दोनों में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज a cell increases in volume when it is placed in hypotonic solution। देखिए जब हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखें तो दे इंक्रीजेस इन वॉल्यूम। ओके, आई होप आप लोग हाइपोटोनिक देखिए, हाइपोटोनिक अगर हम एक लाइन में समझा दें, वैसे मैंने पीछे इसे डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता जो होता है वो दूसरे विलयन या कोशिका द्रव्य की सांद्रता की तुलना में कम हो, मतलब कि अल्प पराश्री विलयन जिसको हम कहते हैं हिंदी में हाइपोटोनिक को। ठीक है, तो यदि किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए तो वही प्रसारण क्रिया द्वारा जल कोशिका मीन्स सेल से बाहर आ जाता है, कोशिका सिकुड़ जाती है, जो कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता है। अगर आप पीछे की वीडियो देखेंगे वहां मैंने फिगर ड्रॉ करके समझाया है अच्छे से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। व्हेन फ्रेश एग प्लेस इन salt water it floats। तो देखिए when fresh egg placed in salt water it floats। ओके, अगर हम फ्रेश एग को सॉल्ट वाटर में रखते हैं तो इट्स फ्लोट्स, वो तैरेगा। ठीक है, तो ये कुछ अलग से मेन पॉइंट्स दिए हुए थे। हमने न्यूक्लियस तक सेल ऑर्गेनिल्स कवर कर लिया, उसके बाद से अलग से ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मतलब कि जिसे जानना जरूरी है, तो ये कुछ अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे जिसे हमने देख लिया। अब हम पीछे जो एनिमल सेल और प्लांट सेल जिसके बारे में डिफरेंस हम पहले भी जान चुके हैं, बस यहाँ हम थोड़ा थ्रोली देख लेते हैं एक बार फिर से। तो देखिए प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज। ओके, सी प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि हमने बताया था कि प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज एंड एनिमल सेल आर स्मॉलर इन साइज। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड काइटिन, एंड एनिमल सेल में सेल वॉल ऑब्सेंट होता है, सेल वॉल इज ऑब्सेंट। ओके, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड ऑब्सेंट होता है। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम ऑब्सेंट होता है और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वैक्यूल्स जो होता है वो प्लांट सेल में लार्जर इन साइज होता है और वैक्यूल्स जो होता है वो एनिमल सेल में स्मॉलर इन साइज होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनिल्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, वैसे तो लूसेंट में कहीं भी डायग्राम वगैरह नहीं दिया, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ डायग्राम ऐड कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सो दिस वन इज द फिगर ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स। ये देखिए सब स्ट्रक्चर है सेल ऑर्गेनिल्स के। देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो भी लिक्विड वे में भरा है। ठीक है, जिससे कि आपस में हिल डुल ना सके, और मतलब कि अगर आपस में मान लीजिए टकराएंगे तो कोशिका का मरना तो फिक्स है ना। तो ये साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर है वो साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। हियर इट्स गिवन सी न्यूक्लियोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। ओके, जैसा कि मैंने पीछे आपको समझाया था। ठीक है, दिस वन इज गोल्जी अपैरेटस। ओके, दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन इज सेंट्रोसोम। देखिए ये पहिए के आकार का दिखता है थोड़ा। ठीक है, दो सेंट्रियोल्स के भी में होता है। ठीक है, दो सेंट्रियोल्स सी हियर से बना होता है, सी हियर इट्स। दिस वन इज सेंट्रियोल। ओके, दिस वन एंड जो पहिए के जैसा ऐसे किनारे किनारे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। See, this one is microtubules, okay, and this one is centriole, okay। अब आई होप आप लोगों को अब समझ में आ रहा हो, क्लियर। दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। दिस वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ओके। दिस वन इज साइटोप्लाज्म, ओके।
See, this one is ribosome and this one is smooth endoplasmic reticulum. Okay, this one is rough endoplasmic reticulum. Okay, see, rough endoplasmic reticulum. ठीक है, एक और हमने यहाँ पे पुटअप किया है फिगर, देखिए ये रहा आपका, यहाँ पे आई होप आप लोग को दिख रहा हो, देखिए लाइसोसोम जो फूड को डाइजेस्ट करता है और वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और देखिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स भी, क्योंकि ये जो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, ये अपने आप को भी जैसे कि कहीं अगर कोई सेल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो उसके अंदर का लाइसोसोम फट जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो ये इसको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ठीक है, देखिए गोल्जी अपैरेटस जो मॉडिफाई प्रोटीन करता है। ठीक है, और जो मतलब कि यहाँ पे हम गुड जो होता है कि प्रोटीन जो होता है यूजफुल, मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है बट दे आर नॉट रेडी टू यूज। गोल्जी अपैरेटस में प्रोटीन का पूरी तरह अच्छे से वो वहाँ पे गुड मतलब गुडली हम यूजफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म हो गया, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, दिस वन इज वैक्यूल, दिस वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला जो है वो राइबोसोम्स के साथ मिलके सेक्रेटरी एंड मेम्ब्रेनस प्रोटीन का निर्माण करता है। स्मूथ वाला लिपिड सिंथेसाइज करता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को सेल ऑर्गेनिल्स पूरा डिटेल में समझ में आ गया हो। देखिए ये न्यूक्लियर एनवलप है। ठीक है, ये बाहर का जो पार्ट है। ठीक है, दिस वन इज न्यूक्लियोलस। ओके, दिस वन इज न्यूक्लियोलस। ओके, एंड दिस वन इज क्रोमेटिन। ओके, सी, सो आई होप आप लोगों को सेल ऑर्गेनिल्स पूरा समझ में आ गया हो। सो गाइस, अगर सेल ऑर्गेनिल्स का कोई भी मतलब कुछ भी अगर आप लोगों को यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइस, आज हमने सेल ऑर्गेनिल्स को पूरा कवर कर लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम क्रोमोसोम और डीएनए आरएनए के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए जो लूसेंट जीके बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी देखिए कुछ ही दिन पहले यूपीपी की परीक्षाएं हुई थी। ठीक है, तो आई थिंक मैंने अभी कुछ दिन पहले आई थिंक वो 18 फरवरी मीन्स 18 फरवरी की आई थिंक वो पेपर था। मैंने अभी 2-3 दिन पहले वो देखा जिसमें बायोलॉजी से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था टर्म्स ऑफ बायोलॉजी में। उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर हम प्लांट का अध्ययन बॉटनी में करते हैं तो उसके आगे ऑप्शन में दिया था इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद आगे दिया था खाली था ब्लैंक। ठीक है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए थे। इंसेक्ट का अध्ययन हम किस में करते हैं? ठीक है, तो एंटोमोलॉजी उसका आंसर होगा, जो कि एंटोमोलॉजी ऑप्शन में दिया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आई थिंक बीटी कल्चर से था। ठीक है, अभी मैंने वो आई थिंक 18 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट का पेपर था। मैंने अभी 2-3 दिन पहले आई थिंक वो पेपर देखा। ठीक है, हालांकि सुनने में आया है कि पेपर लीक हो गया है, तो दोबारा री एग्जाम का नोटिस आया है। मे बी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के फ्यूचर का सवाल है, फिर खैर क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको इससे रिलेटेड क्वेरीज हो, जो कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम राइबोसोम और डीएनए आरएनए के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस।